हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी सेंटर ग्लोबल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन बायोलॉजी का वीडियो लेकर के आता था और आप लोगों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी किए और हमारे वीडियो को वॉच किए। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें एक लेसन से लेकर के 11 लेसन तक पूरे लेसन को कवर करेंगे। प्रोज वाले जितने लेसन हैं सारे लेसन का ऑब्जेक्टिव देंगे और कहीं ना कहीं इसी जो हम पीडीएफ बना करके लेकर के इसी लेसन से मैच करेगा। तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश का लेकर के आया हूं, जो 100 मार्क्स जो एग्जाम होने वाले हैं इस बार, वो कहीं ना कहीं ये जो ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को दे रहा हूं इसे मैच करेगा। इसको अच्छे तरीके से आप एग्जाम से पहले एक बार पढ़ करके जाइए, इसको देख करके जाइए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा पसंद आएगा और एग्जाम में भी लगभग क्वेश्चन जो है यहीं से टच करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं, चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं प्रोज का 11 लेसन। 11 लेसन में जो फर्स्ट लेसन है हमारा, वो हमारा लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लेसन है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो महात्मा गांधी जी का सबसे पहले हम लोग बॉर्न देखते हैं। क्या देखते हैं? बॉर्न, यानी महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ? 1869 ईस्वी में। कब हुआ? 1869 ईस्वी में, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई, यानी ये डेढ़ कब कर गए, यानी इनकी जो मृत्यु है वो कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु हुआ 1948 ईस्वी को। कब हुआ प्यारे बच्चों? 1948 ईस्वी को। आप देखिए, सिर्फ नाम याद रखिएगा ना कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन कंपोज्ड बाई। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। एक नंबर आपका यहीं से आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे 21 लेसन है, 11 लेसन प्रोज का और 10 लेसन पोएम का, कहीं ना कहीं जो हमारे 21 लेसन है ना, अगर आप इसका नाम याद रखते हो, कौन से लेसन, उनके राइटर क्या हैं, कौन सा पोएम, उनके पोएट कौन है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ये सब्जेक्टिव में 5 नंबर मिल जाएंगे और ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं 10 से 15 मार्क्स, कितना मार्क्स? 10 से 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, वो आपको खाली मैच कर जाएगा। कहां से मैच कर जाएगा? सिर्फ राइटर के नाम से मैच कर जाएगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी को। उनकी मृत्यु कब हुई? 1948 ईस्वी में। चलिए देखिए, ये जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ये है क्या? तो ये एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। क्वेश्चन देता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए या एन, तो ये क्या है? एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा, किनके द्वारा, किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन के बीच अंतर बताया गया है, यानी डिफरेंस बताया गया है। बापू जी को, यानी कि गांधी जी को क्या कहा जाता है? बापू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बापू के नाम से। और उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, यानी राष्ट्रपिता कहने का मतलब क्या हो गया? फादर ऑफ नेशन के नाम से किन्हें जाना जाता है? यानी कि फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को। तो इस लेसन में भारत की जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन, दोनों सिविलाइजेशन में डिफरेंस को बताया गया है, यानी कि अंतर को बताया गया है कि दोनों में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है। चलिए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्वेश्चन पे चलते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से देखते हैं हम लोग। देखिए
और बड़ा कर लिया जाए इसे, चलिए ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी फुल नेम इज, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम क्या था उनका? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का ट्रू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु कॉल्ड बापू। बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को। किनको? महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। तो फादर ऑफ नेशन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये भी महात्मा गांधी जी को, यानी फादर ऑफ नेशन के नाम से किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन, यानी महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था जन्म? उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, यानी 2 अक्टूबर 1869 में उनका बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी डाइड इन, यानी उनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, महात्मा गांधी डाइड एट द एज ऑफ, यानी जब उनकी मृत्यु हुई तो उम्र कितना था? भाई 78 ईयर्स। कितना ईयर्स? 78 ईयर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है ये किनकी रचना है? तो ये किनकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है। किनकी रचना है? महात्मा गांधी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट मैनी आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, यानी यंग इंडिया का संपादन किसने किया था भाई? किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉक्स अबाउट द सेकंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। सेकंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में किसने टॉक किया था? तो किसने टॉक किया था? तो महात्मा गांधी जी ने टॉक किया था। किसने टॉक किया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार माइंड इज अ रेस्टलेस, तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी मनुष्य का जो दिमाग होता है ना वो क्या होता है? आरामहीन पक्षी की तरह होता है, हमेशा कुछ ना कुछ क्या करता है भाई? थिंकिंग करते रहता है, यानी सोचते रहता है। आवर असेंसर डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड, यानी हमारे जो एसेंसर्स हैं, जो पूर्वज हैं, वो हमारे लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं कि हम लोगों का लाइफ जो है आगे का क्या हो जाए? प्लीजर हो जाए। क्या हो जाए? प्लीजर, यानी इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, प्लीजर। नेक्स्ट, आवर एसेंसर इंजॉयड ट्रू, यानी हमारे जो पूर्वज जो थे वो इंजॉयड ट्रू, यानी कि सच्चे तरीके से इंजॉय करते थे। कैसे भाई? तो होम रूल, यानी घर के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? घर के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट ऑफ टू मैन द पाथ ऑफ,
तो पाथ ऑफ क्या, ड्यूटी, पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए या एन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, ये क्या है, ऐसे है, क्या ये ऐसे है। प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, ये किनका मोटो था भाई, किनका मानना था, तो ये वेस्टर्न फिलोसफर का, किनका, वेस्टर्न फिलोसफर का। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, वे आर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, अ स्मॉल विलेज में कौन सेटिस्फाइड रहते हैं, तो आवर असेंसर्स, यानी हमारे पूर्वज। नेक्स्ट द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई फिल इन द ब्लैंक्स एंड रोमन राइटर्स, तो क्या हो जाएगा, ग्रीक, किससे इंस्पायर्ड थे, ग्रीक राइटर्स, किससे, ग्रीक से। नेक्स्ट द इन्वेंशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे जो विकास में सबसे माइलस्टोन साबित हुआ, वो कौन साबित हुआ भाई, तो फायर, कौन साबित हुआ, फायर। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, क्या भाई, दैट इज हर, तो क्या हो जाएगा, इमूवेबल, यानी अचल, क्या होता है, ग्लोरी, क्या, ग्लोरी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, तो रूल्स ऑफ इजिप्ट यानी क्या हो जाएगा, फॉरोह, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फॉरोह हो जाएगा। नेक्स्ट गिबन इज एसोसिएटेड विद, गिबन जो था वो किससे संबंधित था, किससे संबंधित था, वो इटली से, रशिया से, स्वीडन से, अमेरिका से, किससे संबंधित था, इटली से, किससे, इटली से। नेक्स्ट इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज फिल इन द ब्लैंक्स, क्या हो जाएगा, इमूवेबल, क्या हो जाएगा, इमूवेबल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट लेसन है हमारा भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म कब हुआ, यानी बॉर्न 1897, यानी 1897, डाइड यानी उनकी मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु कब हो गई, 1969, यानी 1969 ईस्वी में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट को। भारत इज माई होम इज अ स्पीच, यानी भारत इज माई होम जो है वो क्या, एक स्पीच है, क्या है, स्पीच है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है, जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे, यानी थर्ड प्रेसिडेंट थे, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 ईस्वी में इन्होंने राष्ट्रपति का शपथ किया और एक शॉर्ट स्पीच दिया, क्या दिया, एक शॉर्ट स्पीच दिया, यानी कि ये जो शॉर्ट स्पीच दी है ना, ठीक है, और यही जो स्पीच है वो हम लोगों को क्लास 12 का सेकंड लेसन हो गया, ठीक है। वह लगभग 2 साल तक राष्ट्रपति रहे, यानी कितने साल तक, यानी 2 इयर्स तक वो क्या कर रहे, प्रेसिडेंट रहे, और वह 72 साल तक जिंदा रहे, यानी कि उनकी लाइफ स्पेन कितनी हुई, 72 इयर्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, इसके और बढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट भारत इज माई होम, यानी भारत इज माई होम किसने लिखा भाई, तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत इज माई होम इज ए, भारत इज माई होम जो है वो क्या है, अभी तुरंत बताए, ये क्या है, ऐसे है, क्या ये ऐसे है। नेक्स्ट हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे भाई, तो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट
अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, यानी जब वो थर्ड प्रेसिडेंट बने तो उससे पहले वो कहां सेवा दे रहे थे, कहां थे भाई, तो वो गवर्नर थे यानी राज्यपाल थे, कहां के, बिहार के, कहां के, बिहार के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए जल्दी जल्दी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बिफोर डॉक्टर जाकिर हुसैन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन को प्रेसिडेंट का पद मिला उनसे पहले कौन थे, तो उनसे पहले कौन थे, एस राधा कृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, यानी जिनके जन्म दिवस को हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड ही टेक द ओथ एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी तीसरे राष्ट्रपति के रूप में वो जो थे वो कब क्या किए भाई, शपथ ग्रहण किए, तो कब शपथ ग्रहण किए थे तीसरे राष्ट्रपति के रूप में, तो 1967 यानी 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट, डॉक्टर हुसैन वाज बॉर्न इन, यानी उनका जन्म कब हुआ, तो अभी जस्ट बताए कि जन्म कब हुआ 1897 एंड डाइड यानी मृत्यु कब हुआ 1969 यानी 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, ही डाइड एट द एज ऑफ, यानी कि जब वो मर गए उनकी उम्र कितना वर्ष था, तो 72 ईयर्स, 72 ईयर्स। देखिए अभी जो ऑब्जेक्टिव बताए उसी से मैच कर रहा अभी तक का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन, यानी किनके विश्वास को वो नहीं खोना चाहते थे, तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ अ मैन। नेक्स्ट, हु कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, किन्हें कहा जाता है, तो ये किनको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स ह्यूमैनिटी, कैसे वो ऑफिस में इंटर करते थे, तो प्रेफुल, इस तरीके से प्रेफुल। नेक्स्ट, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ हिज फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, यानी भाई कुछ निश्चित समय के लिए उनको क्या किया गया था, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, यानी देश का पूरा मुखिया चुना गया था, किनको, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, किनको, डॉक्टर जाकिर हुसैन को। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेट टू द पीपल ऑफ, पीपल ऑफ क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन लुक्स अपॉन फिल इन द ब्लैंक्स एज हिज रोल मॉडल, यानी रोल मॉडल अपना किनको मानते थे वो, तो किनको मानते थे, डॉक्टर राधा कृष्णन जी को। नेक्स्ट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स ब्रॉट अ लॉट ऑफ इरिडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, किनको सबसे ज्यादा इनको भाई प्रेसिडेंसी के बारे में नॉलेज था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी किसी भी राष्ट्र का जो सबसे प्रमुख हथियार होता है वो कौन होता है भाई, वो होता है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो जितना पीता ना वो उतना ही क्या करता है, दहाड़ता है, यानी एजुकेशन हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, क्या थे वो, पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे,
नेशनलिस्ट थे या लीडर थे? तो वो एक प्रकार के क्या थे? नेशनलिस्ट थे। क्या थे वो? नेशनलिस्ट थे। नेक्स्ट, Who said the भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली? किसने कहा कि भारत मेरा घर है और भारत के जो लोग हैं ना वो हमारे परिवार के समान है? तो ये बात किसने कहा था भाई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट लेसन है हमारा अ पिंच ऑफ अशनफ। अ पिंच ऑफ अशनफ यानी चुटकी भर नस्वार। चुटकी भर नस्वार, ये जो चुटकी भर नस्वार है ये किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मलगोंकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मलगोंकर के द्वारा, जिनका जन्म कब हुआ था? यानी उनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में। और उनकी मृत्यु कब हुई? यानी वो टेक कब बोल गए बेचारे? तो 2010 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये। अ पिंच ऑफ अशनफ एक स्टोरी है। क्या ये? स्टोरी है। क्वेश्चन यहां से आएगा, जरूर आएगा। अ पिंच ऑफ अशनफ एक स्टोरी है जो एक इंडियन राइटर यानी मनोहर मंगोलकर कैसे राइटर थे? तो इंडियन राइटर थे। इंडियन राइटर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? इंडियन राइटर के द्वारा। लेखक खुद इस स्टोरी में है, यानी खुद इस स्टोरी के वो क्या है? एक कैरेक्टर है। और वेलफेयर मिनिस्टर के ऑफिस में अंडर सेक्रेटरी के पद पर है। किसके पद पर हैं? अंडर सेक्रेटरी के पद पर दिल्ली में काम करते हैं। कहां काम करते हैं? दिल्ली में। इस कहानी का मेन हीरो जो है वो नानू काका है, यानी मेन हीरो इसको कौन है? नानू काका है। नेक्स्ट, जो लेखक का मामा जी है, मामा जी कहने का मतलब मैटरनल अंकल है। कौन से अंकल हैं? मैटरनल अंकल। वह एक दिन लेखक के क्वार्टर्स यानी दिल्ली में आते हैं। इनमें एक जमींदार है यानी पार्टी बॉस इन दिल्ली, पार्टी बॉस इन दिल्ली, जिसका नाम क्या है? सोहनलाल रतिराम। सोहनलाल रतिराम इस कहानी में दूसरा मेन कैरेक्टर अफेयर मिनिस्टर और वाशरमैन। वाशरमैन बोले तो एक धोबी है। यह कहानी एक है जो ज्ञान और साहसिक कार्य से भरा है। यानी हम लोगों ने इस लेसन में देखा था कि अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो कैसे आप झूठ बोल सकते हैं। यानी झूठ बोलना भी एक कला होता है, जिसको बोलते हैं सरासर झूठ, यानी सफेद झूठ, यानी चोरी भी और सीना जोरी भी। पता भी नहीं चलेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। ऐसे भी झूठ लोग जो होते हैं ना, जो झूठे लोग होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? थोड़ा शार्प होते हैं। इतनी तेजी से वो बोल करके निकल जाएंगे, आपको पता तक भी नहीं चलेगा। चलिए हम लोग यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारा था अ पिंच ऑफ अशनफ, यानी इसमें यही बताया गया था कि झूठ बोलना भी एक प्रकार का कला है जो सभी के पास डेवलप नहीं होता है। तो चलिए इसका अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे क्या बनता है हमारा। तो देखिए इससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है, तो क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हु रोट अ पिंच ऑफ अशनफ। अ पिंच ऑफ अशनफ किसने लिखा? मनोहर मलगोंकर। किसने लिखा? मनोहर मलगोंकर। मनोहर मलगोंकर इज ए एन क्या कैसे राइटर थे? तो इंडियन राइटर थे। कैसे राइटर थे? इंडियन राइटर थे। नेक्स्ट, अ पिंच ऑफ अशनफ इज ए एन क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, या चलिए अ पिंच ऑफ अशनफ जो है वो क्या, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है आज, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, डार्क नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है लाइट का। अ पिंच ऑफ अशनफ इज एन क्या है? एक प्रकार का ये, तो ये क्या है? कॉमेडी है। क्या ये? कॉमेडी है। मनोहर मलगोंकर वाज बॉर्न इन एंड डाइड इन, यानी उनकी जन्म कब हुई और उनकी मृत्यु कब हुई? तो यानी जन्म कब हुआ था? 1913 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुआ? 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट, हु रोट डिस्टेंट ड्रम द प्रिंसेस आ बेंड इन द गंगेज, यानी जो कुछ लिखा हुआ है डिस्टेंट ड्रम हो गया, द प्रिंसेस हो गया, आ बेंड इन द गंगेज हो गया,
गया, ये किनकी रचना है? तो ये सारी रचना जो है किनके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मलगोंकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मलगोंकर। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ फुल ऑफ, ये क्या है? वीट एंड एडवेंचर। वीट एंड एडवेंचर यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ हमारा। यानी 7 नंबर क्वेश्चन, Who was coming to visit मनोहर्स फैमिली? मनोहर्स फैमिली को देखने के लिए कौन आए थे? तो कौन आए थे? नानू काका। कौन आए थे? नानू काका आए थे। नानू काका was related to मनोहर as he was his। क्या वो थे भाई? तो नानू काका जो हैं वो मनोहर के साथ कैसे रिलेशन में थे? तो मैटरनल अंकल। क्या? मैटरनल अंकल यानी उनके मामा जी थे। नानू काका was coming to Delhi from his नेटिव विलेज यानी अपने गांव से आए थे। नेक्स्ट, हु इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, यानी उनकी मां इन्फॉर्म की थी ना, यानी कि मदर। क्या हो जाएगा? मदर। नेक्स्ट, मनोहर वाज वर्किंग एज द पोस्ट ऑफ अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी। नेक्स्ट, मनोहर वर्क्स एज अंडर सेक्रेटरी इन द ऑफिस ऑफ किनके? तो अफेयर मिनिस्टर। अफेयर मिनिस्टर यानी 12 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, नानू काका वाज टू स्टेप 4 कितने दिनों के लिए रुकने के लिए आए थे? तो 2 या 3 डेज। 2 या 3 डेज। नेक्स्ट, हु वाज द बॉस ऑफ लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार कौन था? क्या नाम था उनका? सोहनलाल रतीराम। सोहनलाल रतीराम। हु वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट यानी नानू काका को जो प्लान करके मिनिस्टर से मिलने के लिए जो किया वो कौन था भाई? अफेयर मिनिस्टर। कौन था वो? अफेयर मिनिस्टर। हु ट्रेवल्ड फ्री द नानू काका यानी नानू काका के साथ फ्री में किसने क्या किया था भाई? यात्रा किया था। तो वो कौन था? किटन। क्या? किटन। और किटन किसका नाम था? तो किटन किसका नाम था? कैट का नाम था यानी कि बिल्ली का नाम था। नेक्स्ट, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, कहां का बता दिए थे? नैनूर का। कहां का? नैनूर का। नेक्स्ट, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग यानी यूनिक क्वालिटी है क्या? झूठ बोलने का। झूठ बोलना यानी कि क्या हो जाएगा? लाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। नानू काका रोट अ चेक फॉर रुपीज, कितने रुपीज का लिख दिए थे? तो कितने रुपीज का चेक काटे थे? 1000 रुपीज का। और 1000 रुपीज का चेक काटे थे तो वो चेक में क्या था भाई? उनके पास अकाउंट में पैसा ही नहीं था, फिर भी चेक को क्या कर दिए थे? कट कर दिए थे। देखिए लेसन नंबर 4 हमारा अब स्टार्ट होता है। आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम यानी मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है देखूं तुझो सपनों में। ऐसी बात नहीं है। मेरा एक सपना है ये किसके द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर यानी उनका जन्म कब हुआ? यानी बॉर्न यानी जन्म कब हुआ? 1929 1929 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु हो गया उनका 1968 ईस्वी में। कब हो गया? 1968 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1929 में और मृत्यु कब हो गया? 1968 ईस्वी में। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है। ये भी क्या है? स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया है। कहां दिया गया है? लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया है। इस चैप्टर में द वाइट यानी गोरे लोग, द नेग्रोज यानी ब्लैक यानी काले लोग, काले लोग को इसमें क्या कहा गया? काले लोग को इसमें क्या कहा गया? तो नेग्रोज कहा गया। के बीच का सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को लेकर के, जैसे हम लोग कैसे इंडिया के रहने वाले हैं ना, तो इंडिया लिखते हैं ना सिटीजनशिप में, उसी प्रकार उन लोगों को नागरिकता के लिए क्या चल रहा है भाई? संघर्ष चल रहा है। यानी द नेग्रोज काले लोगों का नेता कौन है?
अल्बामा है, जिनकी असमय क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब मार्टिन लूथर किंग जूनियर को क्या किया जाता है, नेता चुना जाता है। यह चैप्टर सिविल राइट्स को दर्शाता है, यानी कि गृह युद्ध को बताता है। इन्हें 1964 ईस्वी में शांति के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। वह महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत से क्या थे, प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट पे बढ़ते हैं। किस पे बढ़ते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव पॉइंट पे। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। आप लोग आंसर लगाइएगा। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा भाई, तो आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्ड टू, कहां के रहने वाले थे, तो ये कहां के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ फेमस, क्या थे ये, ओरेटर थे। ओरेटर बोले तो वक्ता थे। नेक्स्ट, ही वाज हाईली इंप्रेस्ड बाई, किससे ज्यादा वो प्रभावित थे, तो वो महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, महात्मा गांधी जी से। नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम इज ए या एन, आई हैव अ ड्रीम जो है वो क्या है, वो एक प्रकार का क्या है भाई, तो एक प्रकार का क्या है, ये स्पीच है। क्या है, स्पीच है, जो किसके द्वारा डिलीवर किया गया था, तो ये डिलीवर किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किसके द्वारा डिलीवर किया गया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है ना। कहां दिया गया था, तो ये अमेरिका में दिया गया था। कहां दिया गया था, अमेरिका में दिया गया था। और अमेरिका की राजधानी कहां है, वाशिंगटन। कहां है, वाशिंगटन, यानी वाशिंगटन लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन, यानी आई हैव अ ड्रीम जो क्या है, एक प्रकार का स्पीच है। और ये जो स्पीच है ये कहां दिया गया था भाई, यानी कब दिया गया था, तो ये स्पीच जो है अगस्त 28 यानी 28 अगस्त 1963 ईस्वी को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच ही डिलीवर्ड इन, तो कहां दिया गया था, देखिए वाशिंगटन डीसी लिंकन मेमोरियल हॉल। अभी 2-3 क्वेश्चन उसी प्रकार का रिपीट किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन, यानी उनको नोबेल प्राइज मिला, तो कब मिला था भाई, 1964 यानी 1964 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट, ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर, यानी नोबेल प्राइज जो उनको मिला वो किस क्षेत्र में मिला था, किस लिए मिला था, बताइए, फिजिक्स के लिए मिला था, लिटरेचर के लिए मिला था, या इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, नहीं ये सब के लिए नहीं मिला था। उनको किस लिए मिला था, पीस के लिए मिला था। पीस बोले तो शांति के लिए, यानी व्हाइट लोग और जो काले लोग थे दोनों के बीच क्या चल रहा था, अमेरिका में युद्ध चल रहा था, तो ये क्या चाहते थे कि शांति हो जाए। चलिए नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असाइनेटेड ऑन, यानी कब वो असाइनेटेड हुए, तो वो असाइनेटेड हुए थे कब, 4 अप्रैल 1968 यानी 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को। नेक्स्ट, हु रोट अ स्ट्रेंथ टू लव अ स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, यानी किसके द्वारा ये लिखा गया है, तो ये लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसे वो पसंद नहीं करते थे भाई, तो वो रेशियल को पसंद नहीं करते थे, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए सही तरीके से तैयारी करते चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट, द बैंक ऑफ जस्टिस इज, क्या था भाई, तो ये बैंक रप्ट था। क्या था ये, बैंक रप्ट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 14। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल कंटिन्यू वर्किंग विद, यानी मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे वो काले लोगों को क्या कर रहे थे भाई, संबोधित कर रहे थे, और उनको वो क्या कर रहे थे कि भाई आप लोग विश्वास से काम करते रहो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगा, यानी कहने का मतलब फैथ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन गिव द नेग्रोज, किसकी बात कर रहा है भाई, तो ये बात किसका कर रहा है, तो ये बात कर रहा है स्लेवरी का। किसका बात कर रहा है, स्लेवरी का बात कर रहा है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 16 है, फिल इन द ब्लैंक्स, इज स्वेटरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क में था या मिसिसिपी में था या न्यू जर्सी या चिकागो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड फिल इन द ब्लैंक्स चिल्ड्रेन, यानी मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे उनके कितने बच्चे थे, तो उनके कितने बच्चे थे, 4, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए या एन, यानी ये क्या है एक प्रकार का भाई, ये आर्टिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, तो नहीं, ये क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। क्या थे ये, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले। चलिए, हम लोग अभी तक लेसन नंबर 4 तक देख चुके हैं, अब हम लोग देख रहे हैं लेसन नंबर 5। ये जो लेसन नंबर 5 है ये क्या भाई, तो ये है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज मतलब तरीका, वो तरीका जो मानव को मानव बनाया, यानी मानव को मानवता की ओर लेके गया। यानी किसके द्वारा लिखा गया है, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म यानी बॉर्न कब हुआ, तो इनका जन्म कब हुआ 1872 एंड डाइड, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनका मृत्यु हुआ 1970 यानी 1970 ईस्वी में। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसे बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है, जो एक मशहूर ब्रिटिश फिलोसोफर थे। क्या थे ये, ब्रिटिश फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, प्रोलिफिक राइटर कहा गया, यानी बहुत अधिक गुणों वाला। क्यों, सोचिए, ये फिलोसोफर भी थे, ये हिस्ट्री के भी ज्ञाता थे, ये मैथमेटिशियन भी थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, प्रोलिफिक राइटर कहा गया। 1950 में इन्होंने नोबेल प्राइज पाया, यानी इनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज कब मिला, 1950 ईस्वी मिला, यानी कि नोबेल प्राइज इनको कब मिला, 1950 ईस्वी में मिला। इस चैप्टर में 2 आइडियाज बताया गया है, एक बताया गया है नॉलेज को, जो आपके पास ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा टेक्निक होना चाहिए। टेक्निक कहने का मतलब तकनीक, काम करने की वो क्या होना चाहिए, कला होनी चाहिए आपके पास। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से फटाक से लगाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, आप अच्छे तरीके से क्या करिए, एकदम लेसन, मैं आपको लाइन बाय लाइन का जो क्वेश्चन निकाल करके लाया हूं आप लोगों के लिए। अगर ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोग कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो बुक से आएगा ना वो नहीं छूटने वाला है, इसकी 100% मैं गारंटी देता हूं। चलिए, आप लोग खाली अच्छे तरीके से ना एग्जाम में जाने से पहले इसको कवर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी वो तरीका जो क्या किया, मनुष्य को मनुष्यता की ओर लेके गया। तो हु रोट आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, किसने लिखा है, तो किसने लिखा, बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग्ड टू, यानी बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो कहां के रहने वाले थे, तो इंग्लैंड। कहां के, इंग्लैंड। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ ब्रिटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड वो क्या थे, मैथमेटिशियन। क्या थे, मैथमेटिशियन। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन, यानी उनको नोबेल प्राइज कब मिला, यानी 1950 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन, यानी नोबेल प्राइज उसको किस लिए मिला था भाई, तो नोबेल प्राइज जो उनको मिला था वो किस लिए मिला था, लिटरेचर के लिए मिला था। किस लिए मिला था, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए मिला था। हु रोट व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन अ हिस्टोरियन वेस्टर्न फिलॉसफी, ये किसने लिखा है भाई, तो ये लिखा है बर्ट्रैंड रसेल। किसने लिखे हैं, बर्ट्रैंड रसेल जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द बर्ट्रैंड रसेल
द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड आर, यानी उनके अनुसार, यानी जो भी मनुष्य को मनुष्यता की ओर लेके गया उसको दो कैटेगरीज में बांट दिए। किसमें भाई? एक नॉलेज और दूसरा क्या था? टेक्निक था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स was more important than domestication, यानी क्या भाई? ऑफ एनिमल्स, यानी कि फायर, किसकी खोज? जब आग की खोज हो गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉज, किसके कारण भाई? तो ये क्या हो जाएगा? सोशल हो जाएगा, यानी बिहेवियरल हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? तो देखिए टेक्नोलॉजिकल, तो टेक्नोलॉजिकल किससे संबंधित है? तो ये इंडस्ट्रियल से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंडस्ट्रियल से। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बर्ट्रैंड रसेल, फिल इन द ब्लैंक्स डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर, यानी क्या भाई? ठंडे के मौसम में सबसे ज्यादा संख्या में क्या हो जाते हैं? वो कौन जो है वो क्या हो जाते हैं भाई? मर जाते हैं। तो कौन मर जाते हैं भाई? तो बर्ड्स, यानी कि पक्षियां मर जाती है। कौन मर जाती है? पक्षियां मर जाती है। तो हम लोग लेसन नंबर 5 तक देख लिए। अब हम लोग लेसन नंबर 6 को देखेंगे। तो लेसन नंबर 6 जो है हमारा वो क्या है? द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया? सिग्गा नोया के द्वारा। किसके द्वारा? सिग्गा नोया के द्वारा। यानी सिग्गा नोया का जन्म कब हुआ? तो सिग्गा नोया का जन्म कब हुआ? 1883, यानी 1883 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ? 1971, यानी इनका मृत्यु कब हुआ? 1971 ईस्वी में। कब? जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तब। चलिए देखते हैं हम लोग। द आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। क्या होता है? कलाकार होता है। द आर्टिस्ट एक स्टोरी है। क्या है? एक स्टोरी है जो जापान के एक मशहूर लेखक सिग्गा नोया के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? सिग्गा नोया के द्वारा लिखा गया है। यह एक स्टोरी जापानीज लड़का पे, किस पे आधारित है? जापानीज लड़का पे आधारित है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? सेबई है। क्या नाम है? सेबई। वह 12 वर्ष का लड़का है। कितने वर्ष का लड़का है? 12 ईयर्स ओल्ड। और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। यानी कब कहां पढ़ता है वो? प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय। नेक्स्ट, उसका घर हार्बर टाउन में है। उसके पिताजी एक क्या है? बढ़ई है। बढ़ई बोले तो एक कारपेंटर है। क्या है वो? कारपेंटर हैं, जो दूसरों के यहां क्या करते हैं? काम करते हैं। सेबई को, किसको? सेबई को क्या है भाई? सेबई को कद्दू जमा करना पसंद है। इसके बाद नहीं, कद्दू मतलब क्या? ठीक है ना? कद्दू यानी गॉड्स को जमा करने में उसको बहुत क्या है? रुचि है, यानी पसंद है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए, हु रोट द आर्टिस्ट? द आर्टिस्ट किसने लिखा? तो द आर्टिस्ट किसने लिखा? सिग्गा नोया। किसने लिखा? सिग्गा नोया। सिग्गा नोया वाज ए या एन? तो सिग्गा नोया वाज ए या एन? क्या हो जाएगा? यानी कैसे राइटर थे? तो एक जापानीज राइटर थे। कैसे राइटर थे? जापानीज राइटर थे। सिग्गा नोया बिलोंग्ड टू, सिग्गा नोया बिलोंग्ड टू, यानी सिग्गा नोया जो थे वो कहां से बिलोंग, कब के बिलोंग करते थे भाई? तो 20th सेंचुरी। Who is the hero of the story? The artist। द स्टोरी जो है इसका हीरो कौन है भाई? तो इसका हीरो कौन है? सेबई है। कौन है? सेबई है। सेबई वाज ए एन बॉय। कैसा बॉय है? जापानीज बॉय है। कैसा बॉय है? जापानीज लड़का है। सेबई वाज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग। फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग क्या हो जाएगा? गट्स हो जाएगा। फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गट्स। नेक्स्ट अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगला जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेबई स्टडीड एट प्राइमरी स्कूल, किस स्कूल में पढ़ता था? प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। नेक्स्ट, सेबई लिव्ड एट, कहां रहता था? हार्बरटन, कहां रहता था? हार्बरटन। सेबाइज फादर वाज ए एन, वो क्या थे? फार्मर थे, शॉपकीपर थे, टीचर थे? नहीं, वो एक कारपेंटर थे। क्या थे वो? कारपेंटर थे। नेक्स्ट, सेबाई वाज ओल्ड, यानी सेबाई कितने वर्ष का लड़का था? 12 ईयर्स ओल्ड। कितने वर्ष का था? मात्र 12 वर्ष का लड़का था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सेबाई वॉट अ गार्ड ऑफ 5 इंचेस टू एन ओल्ड वुमैन पेइंग, यानी ओल्ड वुमैन से, यानी बूढ़ी औरत से कितना वो पैसा दिया और कितना वो पैसा देकर के क्या किया था? गढ़ को खरीदा था, यानी लौकी को खरीदा था। तो देखिए क्या हो जाएगा? देखिए सेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेन। इसको कर देना है एन। क्या कर देना है? इसको सभी को क्या कर देना है? एन कर देना है। क्या कर देना है? एन कर देना है। यानी कितना हो जाएगा? 10 एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 एन। नेक्स्ट, व्हाट सब्जेक्ट वाज गोइंग on when Sebai was caught red-handed in his classroom by the teacher, यानी टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा जब उसको क्लास में रंगे हाथों पकड़ लिया गया था, वो कौन सा सब्जेक्ट था भाई? इथिक्स। क्या? इथिक्स। नेक्स्ट, सेबाई wandered about the town in search of, यानी क्या सर्च करता था? क्या खोजता था वो? गड्स खोजता था। क्या खोजता था? गड्स। द पॉर्टर सोल्ड द गड टू द क्यूरियो डीलर एंड गॉट, यानी कितना में भाई? कितना में वो? 50 एन। कितना? 50 एन। नेक्स्ट, द सेम गॉड वुड बी पास्ड ऑन बाय द क्यूरियो डीलर टू अ वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट, तो कितना में दे दिया था वो? 600 एन में दे दिया था। कितना में दे दिया था वो? 600 एन में दे दिया था। नेक्स्ट, सेबाई गेव अप द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग गड्स एंड नाउ स्टार्टेड, क्या करता था? गड्स को कलेक्ट करता था और कलेक्ट करके क्या करता था? उस पे पेंटिंग बनाना शुरू कर देता था। क्या कर देता था? पेंटिंग बनाना शुरू कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? द आर्टिस्ट इज ए, आर्टिस्ट क्या है भाई? एक पोएम है, नॉवेल है, ड्रामा है, स्टोरी है। ये क्या है? स्टोरी है। क्या है? स्टोरी है जो जैपनीज, क्या है? जैपनीज बॉय पर है। और इस बॉय का नाम क्या है? उस लड़के का नाम क्या है? तो उस लड़के का नाम क्या है? सेबाई है। क्या है? सेबाई है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू सेबाई वाज, वो क्या करता था? अनपॉलिश्ड करता था उसको, ठीक है ना, पेकुलियर करता था, या इवन एंड सिमेट्रिकल, इवन एंड सिमेट्रिकल, इवन एंड सिमेट्रिकल। देखिए अब हम लोग चलते हैं लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 क्या है? ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि बच्चा जन्म लेता है। यानी हम लोग इससे पहले लेसन नंबर 6 तक देख चुके हैं ना, यानी लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्या कीजिए? शेयर कीजिए। यानी एक लेसन से लेकर के इसमें 11 लेसन तक टोटल एनसीईआरटी किताब जो है ना, उस सारे किताब का जो रेनबो पार्ट 2 है हमारा, उसका क्या इसमें सॉल्यूशन है। यानी उससे क्वेश्चन निकाल करके आपको दिया गया, एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर का नहीं है। आप अच्छे तरीके से क्या कीजिए? इसको देख करके जाइएगा एग्जाम देने से पहले। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो ये चाइल्ड इज बॉर्न किसके द्वारा लिखा गया है? ये जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म यानी बॉर्न कब हुआ? 1939, यानी कि 1939 ईस्वी में जन्म हुआ। कब हुआ? 1939 ईस्वी में। ये चाइल्ड इज बॉर्न एक सर्वे है। क्या? एक सर्वे है जो ऑस्ट्रेलिया की एक मशहूर महिला लेखिका जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है, जो इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस, यानी अंतरराष्ट्रीय महिला संगठन
अंतरराष्ट्रीय महिला संगठन की वो क्या है भाई, एक एक्टिव मेंबर है। एक्टिव मेंबर बोले तो एक सक्रिय सदस्य है। क्या वो सक्रिय सदस्य है। वह एक बार इंडिया आती है यानी भारत आती है, किस लिए भाई, चाइल्ड बर्थ या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी वो बच्चा जो जन्म लेता है या जन्म लेने वाला है और उनके गार्जियन के बारे में, यानी उनके साथ कैसा उसका रिलेशनशिप है, तथा द वैल्यू ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज में जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है, जो स्त्रियां प्रेग्नेंट होती है, उनका क्या महत्व है, उनको लोग किस नजर से देखते हैं, उन पे एक सर्वे करने को उनको मौका मिलता है। और वो सर्वे के लिए एक इंडिया आती है और जो कुछ भी उन्होंने देखा उसको क्या कर दिया भाई, इस लेसन में लिख दिए। और इसी के बारे में हम लोगों को इस लेसन में क्या किया गया था, दिया गया था, ठीक है ना, कि जो भारतीय महिलाएं जो क्या होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, वो क्या करती है भाई, कठोर वर्क नहीं करती है, कठोर परिश्रम नहीं करती है, यानी आसान सा जो सरल सा कार्य, जो जैसे चापाकल वगैरह देहात में रहता है ना, तो चापाकल वगैरह नहीं चलाती है, सीढ़ियां नहीं चढ़ती है, ठीक है ना। और उनको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी उनको क्या करना चाहिए, गीता, रामायण पाठ, मतलब जो जिस धर्म से बिलोंग करती है ना, उसका जो भी प्रसिद्ध जो ग्रंथ है उसको क्या करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। नहीं क्या रीडिंग करेंगे, आजकल के लोग क्या है ना कि रील्स देखेंगे ना, टिकटॉक देखेंगे, समझा, हालांकि टिकटॉक बैन है लेकिन फिर भी बहुत शॉर्ट वीडियो है ना, उसको लोग देखते हैं। बच्चे भी जो होते हैं ना, बच्चा देखिए पहले क्या था, जब कोई बच्चा रोता था ना, तो बच्चा रोता था तो लोग क्या करते थे, उसको यहाँ पे रख के ना, और फिर क्या करते थे, कहानियां सुनाते थे, नहीं, और बच्चा चुप हो जाता था। लेकिन आज के बच्चे रोते हैं, मम्मी बोलती बेटा लो मोबाइल ले लो, ला मोबाइल ले लिया, बच्चा चुप हो गया। अरे वाह, समझे, तो थोड़ा टाइम बदल रहा है। खैर हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका क्या क्वेश्चन है भाई। तो देखिए, देखते हैं हम लोग, देखिए, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज बॉर्न हैज बीन रिटन बाय, ए चाइल्ड इज बॉर्न किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया, जर्मन ग्रियर, किसके द्वारा लिखा गया है, जर्मन ग्रियर। सेकंड क्वेश्चन, जर्मन ग्रियर बिलोंग्स टू, यानी जर्मन ग्रियर कहां से बिलोंग करती है, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। ए वुमैन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, क्या, कुकिंग, एजुकेशन, हैविंग बाथ, प्रेगनेंसी। नहीं, इसमें किसका वर्णन किया गया है, प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट, इन बांग्लादेश रूपथोका इज अ काइंड ऑफ, क्या था भाई, एक फेरी टेल्स। फेरी टेल्स कहने का मतलब क्या, परी वाली कहानी, क्या, फेरी टेल्स। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली ए प्रेग्नेंट वुमन इज अ सेंट टू हर फिल इन द ब्लैंक्स होम फॉर चाइल्ड बर्थ, यानी जो प्रेग्नेंट वुमैन होती है, ठीक है ना, वो कहां चली जाती है भाई, तो अपने मां के घर चली जाती है, यानी कि मदर्स होम। देखो हमारे देश में ऐसा मान्यता है ना कि जो लेडीज, जो स्त्रियां क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेग्नेंट होती है, यानी मां बनने वाली होती है, वो अपने मायके चली जाती है। कहां चली जाती है, मायके चली जाती है। मान्यता चलते आ रहा है और सदियों तक मेरे ख्याल से लगता है कि चलते ही रहेगा, ठीक है ना। खैर छोड़िए, उसी से हम लोगों को क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन द फिल इन द ब्लैंक्स, द हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, यानी पश्चिमी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कहां की स्त्रियां जो होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान अपने मम्मी के घर यानी मायके चली जाती है, तो कहां की स्त्रियां चली जाती है, एन इंडियन लेडीज। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर साइज, 5 ईयर साइज, 5 या 6 होना चाहिए, यार लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, आफ्टर बाय द होल फैमिली, यानी ये कहां की हो जाएगी, ये जो लेडीज हो जाएगी इस तरीके की, वो कहां की हो जाएगी, लेसन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है हमारा, तो बांग्लादेश, कहां, बांग्लादेश। नेक्स्ट, सिलहेटी वुमैन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस,
न्यू ड्रेस कब मिलता भाई? 5 से 6 डेज, यानी छठे दिन, ठीक है ना। पहले कहा जाता था ना छठियार पूजा रहा है, क्या पूजा रहा है? छठियार पूजा रहा है, यानी 6 डेज उनको क्या मिलता था भाई? जो सलहटी स्त्रियां हैं उनको क्या मिलता था? नए कपड़े मिलते थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इन मैनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विद अ मदर इन लॉ। तो ये किससे लिया गया है लाइन? तो ये लाइन जो है ना वो लिया गया है ए चाइल्ड इज बॉर्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन ग्रियर इज अ फेमस अ राइटर। तो क्या है भाई? एक फेमिनिस्ट है, यानी नारीवादी है। नारीवादी कहने का मतलब क्या? नारीवादी कहने का मतलब कि पुरुषों से स्त्रियों को एकदम बराबर आंकना, यानी जो काम पुरुष कर सकते हैं वही काम क्या कर सकते हैं? स्त्रियां कर सकती है। ऐसी सोच रखने वाली लेडीज को क्या कहा जाता है? नारीवादी कहा जाता है। Who wrote the female inners and sex and destiny? यानी किसकी रचना है भाई? तो ये किसकी रचना है? जर्मन ग्रियर की रचना है। यानी इस वीडियो को ना मेरे भाई जितना ज्यादा से ज्यादा डियर स्टूडेंट आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक लेसन से, पूरे चैप्टर से इसको निचोड़ निकाला गया है और आप लोगों के बीच रखा गया है। आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। और एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसे क्या करके जाइएगा? बिल्कुल देख करके जाइएगा। एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, यानी पूरे 11 लेसन का निचोड़ इसमें दिया गया है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग लेसन नंबर 8 देखेंगे और लेसन नंबर 8 क्या है हमारा? हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस जो होता है वो कैसे स्वतंत्र होता है। तो ये जो लेसन है किसके द्वारा लिखा गया है? डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स, जिनका जन्म यानी कि बॉर्न, जिनका जन्म यानी कि बॉर्न कब हुआ? 1893, 1893 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ? 1957, 1957 यानी कि 1957 ईस्वी में। हाउ फ्री इज द प्रेस एक विचार है। विचार बोले तो एक आइडिया है। क्या ये आइडिया है? जो इंग्लैंड की लेखिका डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है, जो 1915 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहां से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सबसे पहले ग्रेजुएट करने वाली महिला है। यानी डोरोथी एल सेयर्स जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कहां से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सबसे पहले वो क्या की है भाई? वो क्या की है? ग्रेजुएट की है, यानी कि स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। कौन? डोरोथी एल सेयर्स। इस चैप्टर में वह प्रेस के मिस रिपोर्टिंग और मिस यूज ऑफ फ्रीडम के खिलाफ व्याख्या करती है। यानी इस चैप्टर में वो बताती है कि जो प्रेस वाले होते हैं, जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, वो क्या करते हैं भाई? अपने आज़ादी का कैसे गलत उपयोग करते हैं। क्योंकि ये जो प्रेस है ना, ये चौथा स्तंभ है, यानी चौथा पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का। और ये क्या करते हैं? अपनी गलत इस्तेमाल करते हैं अपने पावर का। क्या करते हैं? 500 रुपया, 1000 रुपया में ये क्या हो जाता है? बिक जाते हैं। बहुत बड़े बड़े चैनल है, वो बहुत ज्यादा पैसे लेकर के वो क्या हो जाते हैं? बिक जाते हैं। तो उन्हीं का मिस रिपोर्टिंग करके जो उन लोग दिखाते हैं, उन्हीं के बारे में इन्होंने क्या किया? इसमें वर्णन की है। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। मेन हम लोगों को फोकस करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। देखिए आप लोगों को कोई जरूर नहीं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि मैं तो इंग्लिश का क्वेश्चन कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे टेंस कंप्लीट नहीं है, नारेशन कंप्लीट नहीं है, वॉइस कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। मुझे इंग्लिश टू हिंदी करने नहीं आता है, यानी इंग्लिश को ना हिंदी में कन्वर्ट करने नहीं आता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, इसको हिंदी से इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। अब कहानी को, जो भी लेसन है उसके समरी को आप समझ लो ना। समरी को समझ लोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा बहुत टूटी फूटी लैंग्वेज में भी आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने आता है ना, तो आप क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। तो भाई आप कम से कम अपनी मानसिकता को चेंज करो और एक बार इस चैनल पे आ जाइए। और चैनल पे आने के बाद इसको क्या कर दीजिए? आप सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए पिछले वीडियो में मैंने क्या डाला था भाई? तो बायोलॉजी का क्वेश्चन करवाया, अब इंग्लिश का क्वेश्चन करवा रहा हूं,
ठीक है ना। तो आपका एग्जाम इस बार का ना जो 2024 का होगा बहुत बेहतर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करके लाया गया है, इसमें तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा पोएट्री वाला ही आ जाएगा, यानी पोएम वाला भी आ जाएगा, तो वो सारे चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद टेंस को भी कवर करने वाले हैं, वॉइस को भी कवर करने वाले हैं, नरेशन को भी कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसमें सारे चीज रहेंगे। फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो हाउ फ्री इज द प्रेस हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा ये लिखा गया है, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है H.E. बेट्स के, सॉरी, हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। डोरोथी एल सेयर्स बिलोंग्ड टू, यानी डोरोथी एल सेयर्स जो है वो कहां से बिलोंग करती है, तो वो कहां से बिलोंग करती है, वो इंग्लैंड से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती है, वो इंग्लैंड से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among them was one of the first women to graduate from Oxford University? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो सबसे पहले ग्रेजुएट करने वाली महिला थी वो कौन थी भाई, तो डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स यानी डोरोथी ली सेयर्स। नेक्स्ट, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, तो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, टू चीफ फैक्टर। नेक्स्ट, व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड इन अ प्रेस ऑन अ कंट्री लाइक ब्रिटेन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा ड्यूरिंग फूड होगा, ड्यूरिंग इमरजेंसी होगा नहीं, ड्यूरिंग इलेक्शन होगा नहीं, मतलब इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कब पाबंदी लगाया जाता है प्रेस पे, तो ड्यूरिंग डिसअस्टेयर्स, यानी ड्यूरिंग डिसअस्टेयर्स कहने का मतलब जब उनके क्या होता है, आपातकालीन समय आ जाता है, ठीक है ना, तो उस समय वो क्या कर देते हैं कि जो भी प्रेस है उन पे क्या हो जाता है, पाबंदी लग जाता है। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a sense, यानी किस सेंस में फ्रीडम हम लोग करते हैं, तो टेक्निकल के सेंस में। किस सेंस में, टेक्निकल। नेक्स्ट, द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाई, यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो कैक्सटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कैक्सटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एट मोस्ट प्लेसेज, तो एट मोस्ट प्लेसेज इसका जो हो जाएगा वो ट्रू आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज डोनेशन, डेब्ट, एडवर्टाइजमेंट, ग्रांट बाय द गवर्नमेंट, तो क्या हो जाएगा, ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज ट्रू वॉच ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो एक फ्री प्रेस वाले होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं भाई, तो डेमोक्रेसी के प्रति डॉग के जैसा क्या होते हैं वो, यानी कि वफादार होते हैं। क्या होते हैं, वफादार होते हैं। नेक्स्ट, प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 9। तो लेसन नंबर 9 जो है वो क्या है, द अर्थ यानी पृथ्वी। तो ये जो लेसन है किसके द्वारा लिखा गया, H.E. बेट्स के द्वारा। किसके द्वारा, H.E. बेट्स के द्वारा, यानी जिनका जन्म कब हुआ, 1905 ईस्वी में, यानी 1905, एंड डाइड, यानी मृत्यु कब हुई, यानी मृत्यु कब हुआ उनका, 1974 ईस्वी में, यानी 1974 में वो क्या हो गया, उनके मृत्यु हो गया। चलिए, द अर्थ एक स्टोरी है, क्या ये एक स्टोरी है, यानी एक कहानी है जो इंग्लैंड के लेखक H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। यह स्टोरी
इंग्लिश कंट्री साइड, इंग्लैंड के जो गांव होते हैं ना उधर के तरफ का है, जहां एक टेनेंट फार्मर, टेनेंट फार्मर मतलब होता है बट्टाईदार किसान, जिसका खुद का जमीन नहीं होता है लेकिन दूसरे के जमीन पे क्या करता है, फसल उगाता है। तो एक टेनेंट फार्मर पर आधारित है जिसका नाम क्या है, जॉनसन। क्या नाम है, जॉनसन है। और एक पुअर और लेजी किसान है। जॉनसन कैसा है बेचारा, वो गरीब है और गरीब के साथ साथ क्या है, आलसी है। सही बात है, यानी आलसी लोग हमेशा क्या होते हैं, गरीब होते हैं। क्या होते हैं, गरीब होते हैं। इसलिए हम लोगों को मेहनत करना छोड़ना नहीं चाहिए। ये रोना नहीं है कि अभी हमारे एग्जाम में तो मात्र 7 दिन ही बचे हुए हैं। 7 दिन भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। अगर एक दिन में आप लोगों ने 10 घंटे भी पढ़ाई किया ना अभी भी तो बहुत है। इसलिए अपने आप को हार नहीं मानना है, अभी भी लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। कब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, छोड़ेंगे नहीं प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा। जबकि बेंजी हेन्स का बिजनेस करता है। बेंजी किसका बिजनेस करता है, हेन्स का, यानी मुर्गी का। और वह फ्लोरेंस से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। यानी कि बेंजी जो है, क्या है, बेंजी जो है, तो बेंजी को इस लेसन में सिंपल माइंडेड का लड़का दिखाया गया। यानी जिनका जीवन जो था, जिनका जो भाई दिमाग था वो क्या था, साधारण था। ऐसा कौन मानते थे, ऐसा उनके पिताजी। कौन मानते थे, उनके पिताजी यानी जॉनसन मानते थे। लेकिन डॉक्टर के सलाह पे पता चला कि बेंजी को क्या करना रहे, बेंजी को बिजी रखना है। बेंजी को क्या रखना है, बिजी रखना है। और जब बेंजी को बिजी रखना है तो उनके लिए उनसे क्या करवाया गया भाई, कि मुर्गियों का पालन करवाया गया। क्या पालन करवाया गया, मुर्गियों का। और जब मुर्गियों का वो पालन किया तो धीरे धीरे उसका जो व्यवसाय है, वो बिजनेस है, वो क्या करते चला गया, इंक्रीज करते चला गया प्यारे बच्चों। और इंक्रीज करते करते वो इतना बड़ा आदमी बन गया कि एक दिन वो क्या कर गया कि पूरे शहर में वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। और बहुत बड़ा क्या कर लिया था, घर खरीद लिया, अपना मकान बना लिया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यानी गाड़ियां खरीद ली। लेकिन अंततः हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों, अंत में अपने जो उनके माँ बाप थे, जो एकदम गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी बूढ़े माँ बाप को वो क्या कर दिया, सड़कों पे ठोकरें खाने के लिए, दर दर की ठोकरें खाने के लिए, भटकने के लिए क्या कर दिया प्यारे बच्चों, छोड़ दिया था। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। कभी भी हम लोगों को अपने माँ बाप के एहसानों को भूलना नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ भी है हम लोग उनकी ही वजह से हैं, समझे, उनकी ही वजह से हैं। इसीलिए माँ की ममता और पिता का जो प्यार होता है ना, इसका कोई कीमत नहीं होता है प्यारे बच्चों, कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन फिलहाल हम लोग इधर देखेंगे द अर्थ। क्या, द अर्थ का क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इस पे हम लोग अब ध्यान देंगे। तो देखिए द अर्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ हैज बीन रिटन बाई। द अर्थ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है द अर्थ, यानी H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। H.E. बेट्स बिलोंग्ड टू, यानी H.E. बेट्स जो था वो कहां का रहने वाला था, कहां से निवास करता था भाई, तो इंग्लैंड से। कहां से, इंग्लैंड से। नेक्स्ट देखेंगे द अर्थ इज अ स्टोरी अबाउट अ फार्मर। देखिए द अर्थ जो कहानी था वो किस पे डिपेंड करता भाई, किस पे, किसके बारे में था, तो एक किसान के बारे में था, यानी फार्मर के बारे में था। और उस फार्मर का क्या नाम था, उस किसान का क्या नाम था, तो किसान का नाम क्या था, जॉनसन था। क्या था, जॉनसन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों, जॉनसन वाज जॉनसन क्या था, रिच फार्मर था, शॉपकीपर था, टेनेंट फार्मर था। तो वो क्या था, एक टेनेंट फार्मर था, यानी बट्टाईदार किसान था। व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉनसन सन, यानी जॉनसन के बेटे का क्या नाम था, बेंजी था।
बेंजी स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ, किसका बिजनेस किया? हेन्स का। हेन्स बोले तो मुर्गियों का बिजनेस किया। नेक्स्ट, बेंजी लेफ्ट हिज स्कूल एट द एज ऑफ, यानी बेंजी स्कूल को छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? कितने उम्र में वो क्या किया भाई? स्कूल को छोड़ दिया। कौन? बेंजी। तो कितने उम्र में छोड़ दिया था स्कूल को बेंजी? बताइएगा जल्दी से। तो कितने उम्र में छोड़ दिया था बेंजी? तो वो छोड़ दिया था मात्र और मात्र जब 14 वर्ष का था, तो भी स्कूल को वो क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। नेक्स्ट, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज ऑफ ग्रे आईज, यानी बेंजी के जो पिताजी थे, उनके जो पेरेंट्स थे, गार्जियन थे, किन्हें लाइक नहीं करते थे, किन्हें पसंद नहीं करते थे? किसके कारण? क्योंकि उनकी जो आंखें थी वो भूरी भूरी थी। तो किनकी थी? फ्लोरेंस की। किनकी? फ्लोरेंस की। इसलिए उनको लाइक नहीं करती थी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बेंजी परचेस्ड लैंड फ्रॉम, बेंजी जो था वो जमीन खरीदा था। क्या खरीदा था? जमीन का टुकड़ा खरीदा था। किससे खरीदा था? तो सेंडर से खरीदा था। किससे खरीदा था? सेंडर से। नेक्स्ट, बेंजी पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज ईयर्स ओल्ड, यानी बेंजी के जो पेरेंट्स थे वो क्या दिए? उनको पासबुक दिए थे। लेकिन कब दिए? जब उनकी उम्र कितना था भाई? 21 वर्ष था। कितना था? 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 11 नंबर है, H.E. Bates also worked for sometimes as AN, तो जर्नलिस्ट, क्या? जर्नलिस्ट यानी पत्रकार के रूप में कुछ दिन वर्क किए थे। फॉर मैनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन अ लोकल प्रीचर, प्रीचर का मतलब प्रचारक, प्रचारक कहने का मतलब क्या? भगवान भरोसे बैठ जाना है और लोगों को लंबा लंबा उपदेश देना है कि ये जो कुछ भी है सब भगवान का किया धरा है, नहीं हम खा रहे हैं तो भगवान ही खिला रहे हैं। तो समझिए इस प्रकार से वो क्या थे? प्रीचर थे, यानी प्रचारक थे। फिलिंग द ब्लैंक्स, ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम दियर हाउस, ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम दियर हाउस, कौन भाई? तो वो क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस। क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द बेडरूम, बरामदा, बाथरूम, किचन, तो क्या हो जाएगा? किचन। नेक्स्ट, फ्लोरेंस वाज अ फैट एंड अगली गर्ल, यानी फ्लोरेंस कैसी लड़की थी? तो मोटी लड़की थी, नहीं, और वो क्या थी? कुरूप थी, यानी उसका मुंह हमेशा क्या रहता था? खुला हुआ रहता था। यानी जो मुंह है उसके बाद क्या है? हमारा लिप्स है। ठीक है ना? ई लिप्स किस लिए है भाई? तो ई लिप्स जो है ना वो फाटक का काम करता है। फाटक बोले तो किसका काम करता है? द्वार का काम करता है। तो मतलब क्या करे? इसको बंद कर सके नहीं। लेकिन लड़की लोग से पूछिए भाई ई वाला का है, एकदम एक हानि ना पूरा लाल रंग से पेंट कर लेगा मेरे भाई। ठीक है ना? एक हानि के बस चले तक कुछ नहीं छोड़े, एकदम पूरा पेंटेड करके रख दे। चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है ना, दो मांसल होठ होते हैं ना, ठीक है, वो किस लिए होता है? ताकि हमारे जो दांत वगैरह है ना वो डायरेक्ट, जैसे मच्छर है डायरेक्ट अंदर ना चला जाए, उसका पोस्टमार्टम अंदर ही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हेन बेंजी स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ हेन्स ही हैड अराउंड, यानी जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनके पास कितनी मुर्गियां थी? मात्र 10 से 12। नेक्स्ट, बेंजी लर्नड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हेन्स फ्रॉम, क्या हो जाएगा? कहां से पता किया था? कि लर्नड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हेन्स, मतलब मुर्गियों के बारे में वो जानकारी प्राप्त किया था। कहां से? पेपर पढ़ रहा था, नहीं यानी न्यूज पेपर से। नेक्स्ट, बेंजी वाज अ फिल इन द ब्लैंक्स बॉय, कैसा लड़का था भाई? तो सिंपल माइंडेड लड़का था। कैसा माइंडेड लड़का था? सिंपल माइंडेड। उनके गार्जियन समझते थे कि वो बच्चा कैसा था? सिंपल था। और सिंपल में उतना ही डिंपल हो गया कि कहे के जरूरी नहीं है कि अपने माँ बाप को भी लास्ट में क्या कर दिया बाबू? ठुकरा दिया। ऐसा कभी नहीं करना है जिंदगी में पढ़ लिख करके, ये बात को याद रखना है। वेन बेंजी, देखिए, when Benji left the school he had total fill in the blanks hens, यानी कितनी मुर्गियां हो गई? तो यानी 40 to 50, 40 to 50। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 20 होगा। क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए जरा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, जॉनसन, क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरे भाई? हाँ,
ठीक हो गया। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओहो क्या हो रहा है आज, या देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स लैंड, यानी कितना जमीन था भाई, तो 4 एकड़ जमीन था, यानी 4 एकड़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 एकड़। द फिल इन द ब्लैंक्स एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हैंड्स, यानी किससे उसको एडवाइस मिला था, किससे उसे सलाह मिला था कि क्या किया जाए भाई, कुछ मुर्गियां रखेगा, तो कौन बताया था ये सलाह, कौन दिए थे, डॉक्टर, कौन दिए थे, डॉक्टर। बेंजी ऑन्ड अ फिल इन द ब्लैंक्स, कॉन्टेसा कार, होंडा सिटी, हुंडई कार, फोर्ड वैन, कैसा गाड़ी खरीदा था, तो फोर्ड वैन खरीदा था, कैसा खरीदा था, फोर्ड वैन खरीदा था। देखिए अब हम लोग लेसन नंबर 10 देखेंगे, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, ये जो है लेसन किसके द्वारा लिखा गया है, पर्ल एस बक, पर्ल एस बक, जिनका जन्म यानी बॉर्न, जिनका जन्म यानी कि बॉर्न, बॉर्न कब हुआ, 1892 ईस्वी में, कब हुआ, 1892 ईस्वी में, और मृत्यु यानी कि डाइट, यानी डाइट, मृत्यु कब हुआ, 1973 यानी 1973 ईस्वी में हुआ। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज एक यात्रा वृतांत है, यानी ट्रैवलॉग है, यानी कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और घूम करके जो भी बातें लोगों को बताते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रैवलॉग कहलाता है, जो अमेरिका की एक महिला लेखिका पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है, जिनकी पढ़ाई लिखाई चीन में पूरा हुआ, कहां पूरा हुआ, चीन में, लेकिन उनका जन्म कहां हुआ था, तो उनका जन्म जो हुआ था ना वो इंग्लैंड में हुआ था, कहां जन्म हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, कहां हुआ था, इंग्लैंड में, जन्म इंग्लैंड में हुआ और पढ़ाई लिखाई कहां हुआ, चीन में, क्यों, क्योंकि उनके जो फादर थे ना, उनके फादर का क्या था, जॉब था, और जॉब कहां था, इंग्लैंड में, तो जहां पिताजी रहेंगे उनके बच्चे भी वहीं जाएंगे ना, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि अपने गार्जियन के साथ में रहकर पढ़ाई लिखाई किया जाए। तो देखिए वह एक बार इंडिया घूमने के लिए आती है और इंडिया के लोगों से बहुत प्रभावित होती है। 1938 में, कब, 1938 में उन्होंने नोबेल प्राइज पाया। इंडिया के गरीब लोगों से उनको काफी ज्यादा क्या था भाई, प्यार मोहब्बत था, यानी कि बहुत ज्यादा वो क्या करती थी, इंडिया के गरीब लोगों से क्या करती थी भाई, प्यार करती थी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज हैज बीन रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया पर्ल एस बक के द्वारा। पर्ल एस बक टूक बर्थ इन इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, चाइना, तो कहां, इंग्लैंड, कहां हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्ल एस बक गॉट हर एजुकेशन, एजुकेशन उनको कहां मिला, तो एजुकेशन उनको कहां मिला था, चीन में मिला था। नेक्स्ट, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज इज ए या एन, क्या है भाई, ये एक जो है ना, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, ये स्टोरी है, ऐसे है, स्पीच है, कॉमेडी है। देखिए स्पीच भी नहीं है मेरे भाई, कॉमेडी भी नहीं है ये, ठीक है ना। एक प्रकार का ये क्या हो सकता है, देखिए ऐसे हो सकता है या फिर स्टोरी हो सकता है, ये तो एक प्रकार का ये यात्रा वृतांत था। यात्रा वृतांत कहने का मतलब ये एक प्रकार का क्या था, ट्रेलेजू था ना, लेकिन अब इसको ट्रेलेजू ऑप्शन में नहीं है, तो जब ट्रेलेजू ऑप्शन में नहीं है तो ये एक प्रकार का क्या है, ये ऐसे है, क्या ये ऐसे है, यानी कि निबंध है। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन लाइफ, अमेरिकन, इंडियन, चाइनीज और रशियन,
रिलीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, धर्म होता है, क्या होता है भाई, तो ये इंडियन। नेक्स्ट, द फूड इन इंडिया विलेज वाज सर्व्ड ऑन, यानी भारत के लोग जो थे ना वो पहले भोजन कहां परोसा जाता था, तो बनाना के यानी केला के पत्ते पर परोसा जाता था। कहां परोसा जाता था, केला के पत्तों पर परोसा जाता था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आई वॉज कॉल्ड टू किल एट डेंजरस, तो डेंजरस क्या, डॉग, यानी कि जब देखिए देहात में कहीं पर आप जाइएगा तो अजनबी लोगों को देखने से ना कुत्ते क्या करते हैं, भौं भौं करने लगते हैं, यानी दौड़ने लगते हैं, आपको वो काट भी सकते हैं। तो किनको मारने के लिए वो बोली, डॉग को यानी कुत्ते को। फिल इन द ब्लैंक्स, एडवाइज्ड द इंडियन नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग, वो अंत में कहती है बहुत जल्दी कि हर एक चीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश को यानी अंग्रेजों को दोषी ठहरा नहीं सकते। ये बात किसने कहा था भाई, पर्ल एस बक, किसने कहा था, पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, सिग्गानोया, H.E. बेट्स, बर्ट्रैंड रसेल, नहीं, पर्ल एस बक, पर्ल एस बक। हु रोट द गॉड्स अर्थ कम माई बिलव्ड, पर्ल एस बक, बर्ट्रैंड रसेल, सिग्गानोया, H.E. बेट्स, तो ये क्या हो जाएगा, पर्ल एस बक। द लाइन belonged to religion is ever present in Indian life, यानी धर्म जो होता है वो क्या होता है, भारतीय जीवन में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है। ये कहां से लिया गया है, तो ये कहां से लिया गया है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, यानी भारत किसकी नजरों में, पर्यटकों की नजरों में। यानी ये लेसन भी हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, समाप्त हो गया। यानी अब हम लोग अगले लेसन, लास्ट लेसन में आएंगे, अ मैरिज प्रपोजल। लेकिन उसमें आने से पहले आप लोग इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, और वीडियो को साथ में क्या कर दीजिए प्यारे बच्चों, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इस बार जो हम लोगों को इंग्लिश में करना है ना, यहीं से बेड़ा पार करना है, समझे। और आपको जो नेक्स्ट जो 10 लेसन है, जो पोएम का लेसन है, पोएट्री का लेसन है, उसका भी एक मैं वीडियो बना दूंगा, और उसमें एक लेसन से 10 लेसन का सारे क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा और न्यू जो क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन का एक संग्रह होगा, यानी सारे क्वेश्चन का एक सेट होगा, जो अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। लेकिन कम से कम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो क्या है, ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, ये मैरिज प्रपोजल का मतलब क्या होता है, मैरिज मतलब शादी, किसकी किसकी इच्छा नहीं है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि शादी विवाह नहीं करना है। तो एक मैरिज प्रपोजल यानी फर्स्ट में जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं ना कि जो देखा देखी होता है ना, हाँ तो वो है ए मैरिज प्रपोजल। ये जो लेसन है वो एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, एंटन चेखोव के द्वारा, जिनका जन्म यानी बॉर्न यानी जन्म कब हुआ, 1860 ईस्वी में, और मृत्यु यानी कि डाइड, यानी डाइड कब हुआ, 1904 ईस्वी में। ये ए मैरिज प्रपोजल एक क्या है, एक कॉमेडी है। क्या है ये, कॉमेडी है, जिसे एंटन चेखोव ने लिखा है। किसने लिखा है, एंटन चेखोव ने लिखा है, जो रशियन राइटर है, यानी रूस के राइटर हैं, जो पेशे से क्या है, एक डॉक्टर है, पेशे से क्या है, एक डॉक्टर है। इस कहानी में कुछ कैरेक्टर इस प्रकार है, कौन, चुबुकोव, कौन, चुबुकोव, कौन है, चुबुकोव, नतालिया और लोमोव। देखो चुबुकोव जो है वो क्या है, एक ना लैंड लॉर्ड है, क्या है, एक लैंड लॉर्ड है, यानी एक जमींदार है। और ये लोमोव कौन है, लोमोव जो है ना उसका क्या है, नाइबर है। क्या है, नाइबर, नाइबर बोले तो उसका पड़ोसी है, किसका, चुबुकोव
चुबुकोव का। ये नतालिया क्या है? तो नतालिया जो है वो कौन है भाई? तो नतालिया जो है वो चुबुकोव की डॉटर है, यानी कि चुबुकोव की क्या है? वो बेटी है। कौन? नतालिया। कौन? नतालिया, जिसकी उम्र इस नाटक में, इस कॉमेडी में कितना बताया गया है? 25 ईयर्स। कितना बताया गया है? 25 ईयर्स। और लोमोव का जो उम्र है यानी बताया गया है 35 ईयर्स। ठीक है ना। लोमोव एक कुंवारा लड़का है, यानी अभी तक शादी हुआ नहीं है, जिसका लड़ाई जमीन का एक टुकड़ा ऑक्समिडोज, ये जमीन का एक नाम है ऑक्समिडोज, के लिए चुबुकोव के साथ हमेशा होता रहता है। ठीक है ना। और चुबुकोव जो है बेचारा एक ओल्ड पर्सन है, बूढ़ा व्यक्ति है। चुबुकोव की एक सुंदर बेटी है। ठीक है ना। कैसी बेटी है? सुंदर बेटी है, जिसका नाम क्या है? नतालिया है। क्या नाम है? नतालिया, जो कुंवारी है। इस कहानी में लोमोव की शादी नतालिया से हो जाता है। लोमोव के पास एक कुत्ता है जिसका नाम क्या है? गेश है। क्या नाम है? गेश। और नतालिया के पास भी एक कुत्ता है जिसका नाम क्या है? लीप है। ठीक है ना। चलिए अब इस लेसन का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये कहानी जब हम पढ़ाए थे तो बहुत मजेदार कहानी था। ठीक है ना। बहुत क्या था? मजेदार कहानी था। क्या कहानी था भाई? इस कहानी में क्या बताया गया था? यही बताया गया था कि जो लोमोव है, क्या? लोमोव, तो लोमोव जब नतालिया को क्या करने जाता है? लोमोव नतालिया को जब प्रपोज करने जाता है, ठीक है ना, तो उनके पिताजी से कुछ बातचीत होती है। और बातचीत होने के बाद जब नतालिया बात करने के लिए उससे आती है, ठीक है ना, तब दोनों के बीच क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। यानी कि क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। और विवाद इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां से जो लोमोव है वो कहता है मेरा सिर दुख रहा है, और वहां से चला जाता है। लेकिन जब नतालिया को पता चलता है कि लोमोव हमको प्रपोज करने आया था, तब वो अब क्या कहने लगी कि अब मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ। नहीं, उसको जितना जल्दी बुलवाइए, और अगर नहीं बुलवाइएगा तो मैं चल दिया, यानी मैं चल दी। कहाँ भाई? मतलब कि एकदम मुझे मन नहीं लग रहा है। किसके बिना? लोमोव के बिना। और अंततः फिर लोमोव आता है, और फिर वो क्या होता है? फिर बहस हो जाता है। और फिर बहस जो होता है वो लीप पे और गैस पे बहस होता है। और अंत में लोमोव जो है बेहोश होकर गिर जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? प्रपोज कर देता है, मैरिज हो जाता है। चलिए यही कहानी था इस लेसन का प्यारे बच्चों। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। एक भी क्वेश्चन यहां से छूटने वाला नहीं है, अगर कहानी थोड़ी बहुत भी आप लोग पढ़े होंगे तो। बाकी मैं हूं ना। देखिए, ये मैरिज प्रपोजल हैज बीन रिटन बाई, ये मैरिज प्रपोजल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? एंटन चेखोव। ये मैरिज प्रपोजल इज एन क्या है? ये कॉमेडी है। क्या ये? कॉमेडी है। एंटन चेखोव बिलोंग्ड टू, कहाँ के? ये रशियन राइटर है ना। कहाँ के राइटर हैं? रूस के राइटर हैं। लोमोव इज फिल इन द ब्लैंक्स ओल्ड, यानी लोमोव जो है उसकी उम्र कितना बताया गया? 35 ईयर्स ओल्ड। कितना? 35 ईयर्स ओल्ड। नतालिया इज द डॉटर ऑफ, नतालिया इज द डॉटर ऑफ, तो नतालिया इज द डॉटर ऑफ क्या हो जाएगा? नतालिया जो है वो किसकी बेटी है भाई? कौन? नतालिया। तो किसकी बेटी है? चुबुकोव की बेटी है। नेक्स्ट, नतालिया इज ओल्ड, यानी कितने वर्ष की वो लड़की है? तो मात्र और मात्र 25 वर्ष की वो लड़की है। लोमोव एंड चुबुकोव क्वेरल्ड फॉर, यानी लोमोव और चुबुकोव जो है एक दूसरे से झगड़ते हैं। किस लिए झगड़ते हैं भाई? वही जो ऑक्समिडोज वाली जो जमीन है ना, ऑक्समिडोज वाली जमीन, ठीक है ना, वो घास की जमीन है। उसी जमीन के चलते दोनों में क्या होते हैं? लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? द रियल ऑनर ऑफ ऑक्समिडोज वाज, ऑक्समिडोज का रियल ऑनर यानी रियल में मालिक कौन था? तो लोमोव था। यानी लोमोव के पास कागज था और चुबुकोव उसको कब्जा में लिए हुए था।
fill in the blanks says that he is having a heart failure, यानी हार्ट फेल्यूर वाला कहानी किसके पास था भाई, मतलब कि बोल रहा था कि अब हमको क्या हो जाएगा, एकदम हार्ट अटैक हो जाएगा। कौन था भाई, तो वो लोमोव था। कौन था, लोमोव। लोमोव इज अ मैन, फिल इन द ब्लैंक्स, टेम्परामेंट। लोमोव कैसा था भाई, तो लोमोव जो था ना वो क्या था, रेशियल था। कैसा था वो, रेशियल था। नेक्स्ट, लोमोव वांट्स टू मैरी, किसके साथ शादी करना चाहता था, नतालिया के साथ। किसके साथ, नतालिया के साथ। नेक्स्ट, लोमोव सेज दैट he will prove in the court that the fill in the blanks meadows belongs to him, यानी लोमोव का कहना था कि मैं कोर्ट में भी क्या करूंगा, सिद्ध कर दूंगा कि वो जमीन मेरी है। कौन सी जमीन भाई, ऑक्स मीडोज वाली जमीन। कौन सी जमीन, ऑक्स मीडोज। नेक्स्ट, ए मैरिज प्रपोजल इज फिल इन द ब्लैंक्स एक्ट प्ले, क्या हो जाएगा, वन एक्ट प्ले। नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 14 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है क्या। ए मैरिज प्रपोजल हैज बीन डिवाइडेड इनटू सीन, उसमें कितने सीन हैं, तो उसमें कितने सीन थे, 7 सीन थे। कितने सीन थे, 7। फिल इन द ब्लैंक्स लोमोव डॉग इज नेम्ड, यानी लोमोव के कुत्ते का क्या नाम था, तो लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था, तो लोमोव के कुत्ते का नाम गेस था। क्या था, गेस था। नतालियाज डॉग नेम, और नतालिया के कुत्ते का क्या नाम था, लीप था। क्या था, लीप था। नेक्स्ट, एंटन चेखोव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग ड्रामा, पोएट्री, नॉवेल्स, नहीं, कॉमिक sketches, comic sketches. Lomov has come to ask for daughter fill in the blanks hand in marriage, क्या हो जाएगा, नतालियास। क्या, नतालियास। नेक्स्ट, लोमोव was the fill in the blanks of चुबुकोव, क्या था, नाइबर था ना, यानी पड़ोसी था ना। नेक्स्ट, who wrote the three sisters the carry orchid, किसने लिखा है भाई, तो ये किसने लिखा है, एंटन चेखोव ने लिखा है। Who brought a marriage proposal, यानी मैरिज प्रपोजल, यानी चुबुकोव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुबुकोव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो कहानी हो गया आज का वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसको 1 से लेकर के 10 लेसन तक, यानी 10 लेसन तक जो पोएम वाला लेसन है, सारे लेसन का VVI ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आऊंगा। साथ ही साथ 5 मार्क्स का समरी भी लेकर के आऊंगा, और वो समरी जो इस बार 2024 के बोर्ड में क्या है, आने वाला है। कहीं ना कहीं वो गेसिंग क्वेश्चन रहेंगे, तो सारे बच्चों को आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो 2024 के एग्जाम में क्या है बच्चों, बैठने वाले हैं। उनके लिए जरूर ये वीडियो जो है वो क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा, यानी सहायक सिद्ध हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं इंग्लिश में, लास्ट टाइम में आप पढ़ लीजिए, अंतिम क्षणों में पढ़ लीजिए, अंतिम प्रहार, अंतिम वार, ठीक है ना, आपके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो दोस्तों।